गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के विषय में बात कर रहे थे, और हमको लगता है कि उसमें कितना 5 तक किए थे, 5 या 6 तक कर चुके हैं। ठीक है, 7 नंबर देखा जाए कि मान लीजिए कि एक रिंग है और यहां पर एक वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, which passes through the center of a ring, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस ढंग से करंट फ्लो हो रहा है, एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग। तो हमको निकालना है कि इस रिंग में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किधर की तरफ होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग। जबकि ये एक करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है जो रिंग के प्लेन में है और करंट इस ढंग से फ्लो हो रहा है, एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग। तो इस रिंग में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तुषार, अश्वनी, अमन, सुभाषित, कोई ज्यादातर लोग 0 बोल रहे हैं, कुछ लोग क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। आकाश 0 बोल रहा है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज शिवा बोल रहे हैं, आदित्य। अब हम बता देते हैं क्योंकि, लेकिन एक चीज अच्छा है कि आप में से अर्पित, अथर्व, आदित्य राय, ये सब मैक्सिमम लोग करेक्ट बोल रहे हैं। सिंपल सा बात है, और वो ये है कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, और इसी करंट कैरिंग वायर के कारण जो हाफ पार्ट है उसमें करंट इधर के तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। अगर हम इस हाफ पार्ट से जो फ्लक्स पास हो रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिव माने, तो जो बचा हुआ आधा पार्ट है उससे जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि दोनों हाफ पार्ट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए अगर एक हाफ के फ्लक्स को पॉजिटिव कहिएगा तो दूसरे हाफ के फ्लक्स को नेगेटिव कहिएगा। तो ऐसे स्थिति में जो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस रिंग is 0. Whatever may be the strength of magnetic field, what may be the magnitude of flux for half side or other half side, जो टोटल फ्लक्स है वो तो इस रिंग से हर हाल में 0 है। करंट को बढ़ाइए, घटाइए, कुछ भी कीजिएगा, तो इस रिंग से जो टोटल फ्लक्स है वो चूंकि हमेशा 0 ही है, तो किस बात का इंड्यूस्ड करंट। जब फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा है, नेट फ्लक्स जब 0 है, तो ना तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा
और ना ही कोई इंड्यूस्ड करंट होगा। ये आईआईटी में पूछा था, तो यहां पर लिख सकते हैं इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग इज जीरो। इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग इज जीरो। अब इसी में अगर एक दूसरा स्थिति देखें, और इसमें हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक इस ढंग का स्थिति है, मैग्नेटिक फील्ड आप इन कह दीजिए एंड दिस इज डिक्रीजिंग। तो एक लूप ये 1 है और एक दूसरा लूप ये 2 है। तो बताइए कि लूप 1 में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? क्लॉकवाइज। सानिध्य, प्रताप, तुषार सब क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। क्लॉकवाइज सब आप क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, और जब सब क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो वो करेक्ट तो नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो? कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ये क्वेश्चन हम दिए हैं। हालांकि ये आईआईटी में भी पूछा है। एक सिंपल सा बात देखिए, एरोडोम का ये क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करते हैं बड़े वाले लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो नेचुरल है कि फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में अपना इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब कि इस ढंग से इसमें क्लॉकवाइज, और इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कह देते हैं E1। अगर हम इसमें भी बात करें तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्लॉकवाइज ही, और इसको हम E2 कह देते हैं। लेकिन वायर है कैसे? ये ऐसे है। अब ये तो एक सर्किट हो गया, ये तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। और ये बात आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का बॉस कौन होता है? वो बैटरी जिसका ईएमएफ ज्यादा है, क्योंकि वो जो चाहेगा, जिधर करंट फ्लो कराना चाहेगा उधर ही कराएगा। जो कमजोर बैटरी है, कम ईएमएफ वाला जो बैटरी है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अपोज कर सकता है। लेकिन होगा तो वही जो सर्किट का बॉस बोलेगा। और सर्किट का बॉस कौन होता है? ज्यादा ईएमएफ वाला बैटरी। तो अब E1 और E2 में कौन ज्यादा ईएमएफ वाला बैटरी है? 1 या 2? गरिमा 1 बोल रहे हैं, प्रियांशी 2 बोल रहे हैं, विपुल 1। अरे सिंपल सा, तो कंफ्यूज होने का तो स्कोप ही नहीं है। आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है। जिसका एरिया ज्यादा उसमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फ्लक्स भी ज्यादा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा। तो नेचुरल है कि E1 और E2 में एरिया इसका ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फ्लक्स भी इसका ज्यादा होगा। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 ज्यादा होगा रिलेटिव टू E2। और चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो जिधर E1 चाहेगा उधर ही करंट फ्लो करेगा। मतलब कि इस ढंग से ये करंट फ्लो हुआ, ये इसमें इधर
इसमें इधर ये ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा, भाई करो। और ऑब्वियस है कि जो 2 है उसमें उसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो है क्लॉकवाइज, और जो 1 है इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहां पर कह सकते हैं 1 में एंटी क्लॉकवाइज हो गया और 2 में क्लॉकवाइज हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और कहते हैं कि मान लीजिए कि अब स्थिति थोड़ा अलग है, ऐसे है, ऐसे है, और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। एक लूप ये 1 है, ये 2 है। अब बताइए कि 1 में इंड्यूस्ड करंट किधर की तरफ होगा। ये आई थिंक CRQ का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी है। 13 का बी। हाँ, हम किससे पूछे, 1 में किधर, एंटी क्लॉकवाइज। पारस आ जाओ। सोचने का वही तरीका है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये जो 1 है इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ढंग से ही होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसको E1 कह दीजिए। अरे नहीं, ये है E2 इज ग्रेटर देन E1। आप लोग ध्यान नहीं दिए, इसलिए तो ऐसे फ्लो किया। अब यहां पर आप देखिए, ये तो ठीक है, और इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होगा, और इस स्थिति में भी आपको पता है कि E2, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। तो नेचुरल है कि जो E2 चाहेगा, जिधर E2 चाहेगा करंट उधर ही फ्लो करेगा। इसलिए 2 में करंट इस ढंग से क्लॉकवाइज, 1 में ये एंटी क्लॉकवाइज इस ढंग से, और इसमें क्लॉकवाइज। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं 1 में हो गया एंटी क्लॉकवाइज और 2 में हो गया क्लॉकवाइज। एक और इसी का ए पार्ट कहता है कि मान लीजिए कि ये एक रिंग है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। और यहां पर आप कह सकते हैं कि ये तो चलो ठीक है, और यहां पर एक वायर ए बी ऐसे कनेक्टेड है विच पासेस थ्रू सेंटर, विच पासेस थ्रू सेंटर। हमको क्या निकालना है कि ये जो वायर ए बी है, ये जो वायर ए बी है उसमें करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। What will be the direction of current in this wire AB from A to B or B to A?
शिवा बोल रहे हैं 0, नेट करंट अदिति जैन 0, कुशाग्र भी 0, अथर्व भी 0। तो बात आप लोग सही बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम बात करें तो इसमें फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स बढ़ाने के लिए इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, और सिर्फ हाफ पार्ट को ही कंसीडर कीजिएगा तो ये करंट ऐसे आया, इधर के तरफ जाना चाहे। अगर हम इस हाफ के विषय में सोचें तो इसमें भी करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इसमें तो ऐसे फ्लो किया, और लेकिन वायर में ऐसे फ्लो किया, तो अल्टीमेटली ये जो ए बी वायर है उसमें नेट करंट क्या है? 0। इसलिए नेट करंट इन वायर ए बी, नेट करंट इन द वायर ए बी इज 0। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए। सर फिर से म्यूट हो गए आप। ध्यान रखना म्यूट ना हो जाए। अब हम बात करते हैं अगेन फ्लक्स पर। अगेन हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? फ्लक्स पर।
तो ये बात हम जानते, मैग्नेटिक फ्लक्स हेडिंग अगर दे दें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अगर मान लीजिए कोई लूप है और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक लूप है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स passes through a coil phi is equal to वेक्टर b डॉट वेक्टर a तो है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हुआ तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, N वेक्टर b डॉट वेक्टर a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। और ये बात हम जानते हैं कि किसी भी लूप से, किसी भी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी कारण से बदलता है, कारण आप डिसाइड कीजिए, लेकिन किसी भी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी कारण से बदलता है, तो इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एक करंट इंड्यूस्ड होता है, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन बात अब एक चीज ये है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिन सब चीजों पर डिपेंड करता है, किसी भी लूप से, किसी भी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो जिन सब चीजों पर डिपेंड करता है, उसमें से कोई भी एक पैरामीटर अगर बदला तो फ्लक्स बदला, और जब भी फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कौन कौन सा पैरामीटर बदल सकता है? अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फ्लक्स बदला, और जब भी फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी है और किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से जो लूप का एरिया है वो अगर चेंज किया, तो इस एरिया के बदलने के कारण भी फ्लक्स बदलेगा, और जब भी फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लूप का एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया है वो अगर किसी कारण से या किसी भी तरीके से बदल रहा हो, तो भी फ्लक्स बदलेगा, और जब भी फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा। ये तो मान लीजिए कि डिफरेंट पैरामीटर के विषय में आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, एरिया बदल रहा है, या क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि एंगल बदल रहा है, तो आप उस आधार पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी रीजन बिना दिए हुए, अगर आपको कहता है कि किसी लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बदल रहा है, वो क्यों बदल रहा है वो नहीं बताएगा, हमको जानने की जरूरत भी नहीं है।
हमको तो मतलब सिर्फ एक बात से है कि भैया किसी लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है क्या वो बदल रहा है समय के साथ। अगर बदल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हैं। तो हम हर पैरामीटर को बदल बदल के उस पर जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किसी बुक में अवेलेबल है उस पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहला जो हम केस कंसीडर करते हैं उसमें ऐसा ग्रुप ऑफ क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि ये फ्लक्स क्यों बदल रहा है उसके विषय में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कह रहा है कि फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है। मतलब केस 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, और इसमें मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक लूप है, एक कॉइल है, उस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो समय के साथ इस ढंग से बदल रहा है। समय के साथ इस ढंग से बदल रहा है और हमसे कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए किसी भी समय पर, 1 सेकंड पर, 0 सेकंड पर, 5 सेकंड पर। तो वो तो बहुत आसान है, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर चाहिए तो नेचुरल है कि d∅dt एंड दिस इज 4t + 3, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लीजिए किसी भी समय पर चाहिए, t = 0 पर, t = 1 सेकंड पर, t = 2 सेकंड पर, तो भी हम निकाल सकते हैं। और मान लीजिए 1 सेकंड पर निकालना चाहते हैं तो ये सीधे सीधे 7 वोल्ट। और अगर इसी लूप का हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ होता तो E/R कर देते तो इंड्यूस्ड करंट आ जाता, E/R कर देते तो इंड्यूस्ड करंट आ जाता। और इसी पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को CRQ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, पढ़ना है ध्यान से, क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न बात कर रहा है, मतलब छोटा फाई ईच टर्न का बात कर रहा है। एंड दिस इज क्या है, t³ - 2t इंटू 10⁻³ और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है उसको वेबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट को वेबर भी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोलते हैं। लेकिन ये जो छोटा फाई है दैट इज थ्रू 1 टर्न, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, इसलिए बड़ा फाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू छोटा फाई। ये तो छोटा डॉन हो गया, और छोटा डॉन को तो आप जानते ही हैं, जो भी है। तो बड़ा डॉन इक्वल टू n इंटू छोटा डॉन। इसीलिए यहां पर अगर हम देखना चाहें, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है इंटू t³ - 2t इंटू 10⁻³ और इसी को लिख सकते हैं t³ - 2t इंटू 10⁻⁻1। ये तो टोटल फ्लक्स जो समय के साथ डिपेंड कर रहा है, वो समय के साथ जो वेरी कर रहा है उसका इक्वेशन निकल गया। और हमसे यहां पर कह रहा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए सेंटेंस को, यहां पर ये नहीं कह रहा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सीधे कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि हमको माइनस साइन लेकर के चलना पड़ेगा।
इसलिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और इसी को लिख सकते हैं 3t² माइनस 2 इंटू 10⁻⁻1 विथ नेगेटिव साइन। लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब चाहिए? एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो t इक्वल टू 2 अगर बैठाएं तो ये 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻1, एंड दिस इज 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1, और ये तो सीधे सीधे -1 वोल्ट आ गया। एंड दिस इज आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। बाद में बात करते हैं, थोड़ा देर बाद में। हो गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में भी डायरेक्ट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। और वो इक्वेशन है, क्या दिया है? फाई इज इक्वल टू ए टी इंटू टाउ माइनस टी। मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ जो वेरी कर रहा है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग दैट टाइम। कौन सा टाइम भाई? क्योंकि यहां ऊपर लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है, दैट वेरीज फॉर द टाइम इंटरवल टाउ। मैग्नेटिक फ्लक्स जो समय के साथ वेरी कर रहा है, वो कितने समय के लिए कर रहा है? टाउ समय के लिए। इस टाउ समय में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द लूप, जबकि लूप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और चूंकि हीट जनरेटेड निकालना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सीधे सीधे हम यहां पर लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ए टाउ टी माइनस टी स्क्वायर, टाउ टी माइनस टी स्क्वायर। और अगर अब हम यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना चाहें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इसलिए E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी का अगर बात करें
तो ए तो चलो ठीक है, और टाउ तो टाउ है, और यहां पर ये हो गया 2t। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया, इसलिए इंड्यूस्ड करंट का बात करें तो E बाय आर, एंड दिस इज A बाय आर, टाउ माइनस 2t। करंट हमको मिल गया है, और हमको चाहिए, क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम टाउ, दिस इज आई स्क्वायर आर इंटू टाउ। आई का वैल्यू रख दें, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि करंट इज नॉट कांस्टेंट। करंट इज नॉट कांस्टेंट। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, वो समय के साथ ना वेरी करे। अगर करंट या रेजिस्टेंस समय के साथ वेरी करता है तो नेचुरल है कि हम एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt लेंगे, और उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में करंट को या रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट मानते हैं। फिर उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, the amount of heat produced during the time dt is given by dH is equal to I square R dt। और अगर अब हम इस I का वैल्यू रखें तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा dH इक्वल टू आई पता है, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टाउ माइनस 2t का होल स्क्वायर dt। और हमको टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? हाँ, 0 से t इक्वल टू 0 पर हीट प्रोड्यूस 0 है, और किसी समय टाउ पर, क्योंकि टाउ समय में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H कहते हैं। तो नेचुरल है कि ये हो जाएगा कैपिटल H, तो ठीक है, ए स्क्वायर बाय आर भी ठीक है, 0 से टाउ भी ठीक है, लेकिन हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। टाउ स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 टाउ टी dt। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर बाय आर, एंड दिस इज टाउ स्क्वायर टी प्लस 4t³ बाय 3 माइनस 2 टाउ टी स्क्वायर, एंड दिस इज 0 से टाउ, टी स्क्वायर बाय 2, एक 2 हट जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर बाय आर, टाउ क्यूब प्लस 4 टाउ क्यूब बाय 3 माइनस 2 टाउ क्यूब, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय आर, 4 टाउ क्यूब बाय 3 माइनस टाउ क्यूब। इसलिए अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ए स्क्वायर टाउ क्यूब बाय 3r, एंड दिस इज आंसर। दिस इज आंसर। आसान है, ओके, नोट कर लीजिए इसको।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। अब इसी में एक चीज अपने को पता है कि जब भी किसी लूप से, किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण लूप में या कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। ये पता है अपने को। अब जब इंड्यूस्ड करंट किसी कॉइल में डेवलप हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि उस कॉइल में किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस चार्ज का फ्लो हो रहा, और इसी इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को तो करंट बोलते हैं। तो ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप करंट बोलते हैं, बोलिए, लेकिन हमको निकालना है कि भाई जब इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ, जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ। इंड्यूस्ड करंट डेवलप अगर हुआ तो नेचुरल है कि उस कॉइल में कुछ चार्ज का फ्लो किया, और किसी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, तो उसको कैसे करेंगे? इसको आप देखिए, केस टू में अगर हम बात करें, केस टू में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हमको निकालना है। तो नेचुरल है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ the induced EMF in the loop E is equal to d phi by dt, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात कीजिएगा तो नेचुरल है कि मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हमको मतलब मैग्नीट्यूड से है। तो अब अगर हम इसमें करंट के विषय में बात करें, तो the induced current in the loop I is equal to E by R, and this is d phi by dt. I equal to E by R, and this is d phi by dt. और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज I dt is equal to E by R into d phi, and this I dt is what? dq. इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, दिस dq इक्वल टू E by R into d phi। और अगर किसी इंटरवल में हम चाहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, तो इसी को हम लिख सकते हैं E by R नहीं, 1 by R, 1 by R, एंड दिस इज, एंड यहां पर अगर हम बात करें कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू, तो दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर। मतलब ये हुआ कि किसी भी लूप में इंड्यूस्ड करंट के कारण जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ,
जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, दैट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द लूप इज डेल्टा फाई बाय आर। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो है वो सिंपली क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जो फ्लक्स बदल रहा है वो किस रेट से बदल रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कितना होगा उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या जो इंड्यूस्ड करंट हो उसको किस बात से लेना देना है, उसको इस बात से लेना देना है कि जो फ्लक्स किसी लूप से पास हो रहा है वो आखिर किस रेट से बदल रहा है। और जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बदलता जाएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बदलता जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी बदलता जाएगा। लेकिन इसी इंड्यूस्ड करंट के दौरान कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, उस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फ्लक्स किस ढंग से बदल रहा है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जो बेसिकली फ्लक्स बदल रहा है वो किस लूप में बदल रहा है, उस लूप का शेप साइज क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक बात से मतलब है कि भैया जिस किसी भी लूप में आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो जानना चाहते हैं, ये बात बताइए कि उस लूप से कितना चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, और जितना भी चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ वो किस रेट से हुआ, कैसे हुआ, कोई लेना देना नहीं है। जिस किसी भी इंटरवल में आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकालना चाहते हैं उस इंटरवल में कितना चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, और जो भी चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ उस चेंज ऑफ फ्लक्स को उस लूप के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, अपने आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो आ जाएगा, अपने आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो आ जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आप ऐसे एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि एक लूप है, एक लूप है और उससे फ्लक्स बदलना शुरू किया। मान लीजिए कि पहले फ्लक्स उसमें था 10 वेबर, समय के साथ 10 से 50 हुआ, 50 से 100 हुआ, 100 से 500 हुआ, 500 से 1000 हुआ, 1000 से 800 हुआ, 800 700 हुआ, 200 हुआ और फिर 10 हो गया। इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरे दौरान हर मोमेंट पर फ्लक्स बदल रहा है, हर मोमेंट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हर मोमेंट पर इंड्यूस्ड करंट है। लेकिन अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो के विषय में सोचिएगा इस पूरे दौरान में, तो पहले भी फ्लक्स 10 वेबर था, लास्ट में भी फ्लक्स 10 वेबर है, चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो भी 0 हुआ। आप बोलेगा ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि शुरुआत में फ्लक्स बढ़ा तो एक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हुआ, वही फ्लक्स जब घटने लगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट गेट रिवर्स। इसीलिए किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज इधर गया, घटने के समय उतना ही चार्ज इधर गया, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज हुआ दैट इज 0। मतलब कि किसी भी कॉइल से, किसी भी लूप से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस लूप का क्या शेप है, उसका क्या साइज है, उससे जो फ्लक्स बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है, समय पर किस ढंग से डिपेंडेंट है। इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं।
सिंपल सा एक बात है कि भाई जिस किसी भी इंटरवल में आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकालना चाहते हैं, आप ये बात सिर्फ निकाल लीजिए कि उस इंटरवल में कितना चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, और जो भी चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ उस चेंज ऑफ फ्लक्स को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, अपने आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन दौरान इसी लूप से किसी समय पर कितना करंट होगा, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस लूप से फ्लक्स जो बदल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो फ्लक्स किस रेट से बदल रहा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उतना ही ज्यादा करंट भी होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो को इसे कोई लेना देना नहीं। और इसी पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पढ़ के जल्दी से बता दीजिए। और ये सब बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोहन, ये अथर्व सही बोल रहा है, अदिति जैन भी सही बोल रहे हैं। हर्ष, ऐसा कैसे हो गया भाई? एक सिंपल सा बात तो देखो, उतना दिमाग ही नहीं लगाना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंडक्टिंग लूप है जिसका फेस एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का सेम डायरेक्शन। तो फ्लक्स कितना हो गया? बी इंटू ए। फ्लक्स कितना हो गया? बी इंटू ए। आगे क्या कहता है? द लूप इज विथड्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द फील्ड। पहले फील्ड में था, अब बाहर कर लिए, तो बाहर में फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया? तो चेंज ऑफ फ्लक्स तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड वाइज बी इंटू ए हुआ, क्योंकि फ्लक्स पहले बी ए बाद में जीरो, तो चेंज ऑफ फ्लक्स इज बी इंटू ए। और कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो तो सीधे सीधे डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी ने डेल्टा फाइव बाय आर, एंड दिस इज बी ए अपॉन आर। लेकिन इसमें एक सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, उसको देखिए। नोट करने लायक चीज क्या है कि ये जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो है, that is independent of the shape of the loop, and it is also independent of the way through which the loop is withdrawn from the magnetic field. तेजी से आप निकाले, धीरे से निकाले, ऐसे निकाले, वैसे निकाले, इन सब से इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ भले ही अफेक्टेड होगा, भैया अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी पर एक क्वेश्चन और देख लें तो आपको कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एरोडोव का है ये 3.299। लिखाना तो पॉसिबल नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। कहता है स्मॉल कॉइल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सो दैट इट्स एक्सिस कोइंसाइड्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जो भी कॉइल है
उसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, एरिया एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है ना भाई। कॉइल का एक्सिस एरिया के परपेंडिकुलर है और जिधर एरिया है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन एक्सिस का है वही डायरेक्शन एरिया का है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। आगे कह रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इज एस एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। सही है। तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स जो पास करेगा, फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन इंटू बी इंटू एस, एन इंटू बी इंटू एस। एक लूप से बी इंटू एस, एन नंबर ऑफ टर्न से एन इंटू बी इंटू एस। अब आगे कहता है कि व्हेन द कॉइल टर्न्स थ्रू 180 डिग्री। अब इस कॉइल को उलट दिए, मतलब कि एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एन बी इंटू एस। इसलिए चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड, दिस इज 2 बी इंटू एस। और आगे कह रहा है इसमें it is connected with a ballistic galvanometer and indicates the amount of charge flow small q दिया हुआ है, वैल्यू सबका दिया हुआ है, स्मॉल q है, डेल्टा q के जगह है स्मॉल q और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा amount of charge flow is delta phi by r। amount of charge flow q तो ठीक है और डेल्टा phi है 2nbs अपॉन r। इसीलिए यहां पर b पूछा है q इंटू r अपॉन 2 इंटू n इंटू s। और इसमें सब दिया हुआ है, q दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, n दिया है, एस दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दिस आंसर। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए।